हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे बिहारी स्कूल पर प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे 12th का अपना पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में 2 पार्ट पढ़ना हम लोगों को, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 का हमने 2 चैप्टर पढ़ा लिया है और पार्ट 2 का भी 1 चैप्टर पढ़ा लिया है। अब पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़ना है दूसरा चैप्टर, एक तो हमने पहले चैप्टर में बता दिया था आपको 2 ध्रुवीय विश्व के बारे में, अमेरिका और रसिया के बारे में, यूएसएसआर के बारे में, ठीक। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग 2 ध्रुवीयता का अंत। तो 2 ध्रुवीयता का अंत मतलब कि वही कि जो विचारधारा की लड़ाई थी हम देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने शीत युद्ध में, साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद की, उस लड़ाई के बाद, उस युद्ध के बाद एक मतलब कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद, शीत युद्ध का खात्मा मतलब कि 1990 में होता है, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ना है, उसी एरा को पढ़ना है। करीब करीब मतलब कि आप 40 साल का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब कि 1950 से 1990 के बीच में जो शीत युद्ध चला है यूएसएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, ठीक है, या मतलब कहें कि साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद जो चला है, उस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है, उस चैप्टर को। अब वही कि 1990 में जो विघटन होता है, 1990 में जब शीत युद्ध खत्म होता है और कौन से जो 2 ध्रुवीय विश्व था उसका अंत कैसे होता है, उसका परिणाम क्या होता है, ठीक है, और उसके परिणाम के फलस्वरूप विश्व में कैसी मतलब शक्ति संतुलन का जो एक मतलब कि जो पावर बैलेंस होता है वो किस तरफ मुड़ता है, और सारे देश जो स्वतंत्र होते हैं, जो मतलब कि सोवियत संघ से अलग होते हैं, उनका किस तरह से उनके देश में किस तरह से संघर्ष और तनाव की स्थिति होती है और वो अपनी स्थिति कैसे संभालते हैं। उसके अलावा शॉक थेरेपी एक है, शॉक थेरेपी को हम लोग पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी क्या होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, मतलब भारत के साथ, उसके बाद सोवियत संघ का किस तरह का रिश्ता रहा है सोवियत संघ के साथ, या मतलब रसिया के साथ कह लें। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोग चीज़ पढ़ना है वो है सोवियत प्रणाली। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ के ही एक मतलब बड़े नेता होते हैं, ठीक है, सोवियत संघ के ही एक बड़े नेता होते हैं, या रसिया के कहें सबसे मतलब बड़े नेता होते हैं, और उनके द्वारा संभालने मतलब उनके द्वारा कोशिश की जाती है कि सोवियत संघ को बचा लिया जाए, या मतलब कि साम्यवाद की जो प्रणाली है, साम्यवाद की प्रणाली कह लें या सोवियत प्रणाली है, उसको बचा लिया जाए। लेकिन फिर भी वो बचा नहीं पाते हैं और यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विघटन क्यों होता है, उसके पीछे के क्या क्या कारण हैं, ठीक है। और उसके बाद विघटन की परिणतियाँ में 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति, ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति होगी, उसके बाद विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलेंगे, और उसके बाद सोवियत खेमे का अंत, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि शॉक थेरेपी पढ़ा जाएगा और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या होंगे वो देखा जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघर्ष एवं तनाव, किस तरह से जो सोवियत संघ से विघटित होते हैं देश, उनके साथ कौन कौन सी मतलब स्थितियाँ आ जाती हैं और कौन कौन से संघर्ष होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर का पहला जो पॉइंट है, सोवियत प्रणाली। अब सोवियत प्रणाली का नाम सुनते ही क्या आता है कि सोवियत संघ मतलब कि रसिया, ठीक है। अब रसिया का जो मेन मतलब कि रसिया तो वैसे तो पहले से ही आज़ाद था, लेकिन फिर भी एक क्रांति होती है, आप लोगों को पता होगा, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं उसे, या रसिया क्रांति कह सकते हैं 1917 का। तो 1917 का जब रसिया क्रांति होती है, ठीक है, 1917 का जो बोल्शेविक क्रांति होता है, 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद, ठीक है, क्या होता है कि एक विचारधारा उत्पन्न होती है और उस विचारधारा का नाम होता है साम्यवाद। और साम्यवाद का विचारधारा का जो सबसे बड़े प्रणेता होते हैं, या नेता कह सकते हैं, आप लीडर कह सकते हैं, वो होते हैं लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन होते हैं। और लेनिन का जो कार्यकाल है वो करीब करीब 1880 से 1920 उसके करीब 40 साल का होता है। और वही एक विचारधारा लेके आते हैं साम्यवाद का, जो मार्क्सवाद से भी मतलब ये रहता है, प्रेरित रहता है। लेकिन साम्यवाद और समाजवाद में मैंने अंतर बताया है, और साम्यवाद और समाजवाद में थोड़ा सा एकदम बिल्कुल बारीक सा अंतर है, क्योंकि दोनों ही समाज में जो है बराबरी की बात करते हैं, समाज के लोगों को बराबरी पर लाकर रखने की बात करते हैं। किसी भी एक हाथ में मतलब जो शक्तियां हैं किसी भी कुछ लोगों के हाथ में, या मतलब एक हाथ में शक्तियां देने के पक्षधर नहीं हैं। लेकिन साम्यवाद का क्या है कि साम्यवाद का जो मेन अर्थ है कि साम्यवाद राज्य को नहीं मानता है, ठीक है, साम्यवाद राज्य को नहीं मानता है, वो समाज को 2 वर्गों में बांटता है। एक बांटता है
मतलब पूंजीवाद वर्ग, और एक बांटता है अपना सर्वहारा वर्ग, मतलब कि जो मजदूर किसान वगैरह होते हैं, जो मजदूर होते हैं उनको बांटता है। ठीक है, उन दोनों में बांटता है समाज को, और कहता है कि जो शोषक वर्ग है, मतलब कि शोषक वर्ग मतलब कि पूंजीवाद वर्ग है या बुजुर्गा वर्ग कह सकते हैं आप, वो हमेशा से इन लोगों को सर्वहारा वर्ग जो है, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके साथ ज्यादती करते आया है। तो हम राज्य को नहीं मानते हैं, हम मतलब वर्ग को मानते हैं लेकिन राज्य को नहीं मानते हैं, और सबको क्या है कि बराबर का जो है अधिकार देने की कोशिश करता है साम्यवाद। तो इसी विचारधारा को लेके 1917 के रसिया क्रांति के बाद इसी विचारधारा को लेके जो जिन देशों का एक गुट बना, जिसका नेता जो था रसिया था, ठीक है, उस जो नेता था रसिया था, और रसिया का जो एक विचारधारा चला साम्यवाद का, यही विचारधारा मानने वाले जो देश होंगे वो कहलाएंगे सोवियत देश या सोवियत प्रणाली। इस प्रणाली को सोवियत प्रणाली कही जाएगी। तो सोवियत प्रणाली मतलब कि सक्सेसफुल अपनी विचारधारा से भी कुछ देश इसके साथ हुए, जैसे कि मध्य एशिया के जो देश देखेंगे आप, मतलब कि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, ये सब जितने देश होंगे जो मध्य एशिया में पड़ते हैं आज, वो सारे जो है इन विचारधाराओं से ही प्रेरित थे, मतलब साम्यवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर ही सोवियत प्रणाली में शामिल हुए थे। कुछ चीज़ें थीं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 1939 से 45 तक चला है, और उसमें किसका ज़्यादा वर्चस्व था? उसमें था मुसोलिनी का और हिटलर का ज़्यादा, मतलब फांसीवाद और नाजीवाद का एक जो कॉन्सेप्ट आता है, और नाजीवादी और फांसीवादियों द्वारा जो पूर्वी यूरोप है अपना, ठीक है, वर्ल्ड मैप अगर होता तो आपको दिखाता मैं, लेकिन अगर मतलब आप देखेंगे तो अगर दुनिया अगर गोल है, हम बोलते हैं दुनिया गोल है, अगर गोल दुनिया है तो फिर जितने कॉन्टिनेंट्स हैं आपको देखेंगे तो कॉन्टिनेंट्स आपको ये जो है एरिया, ये पूरी एरिया आपको एशिया लगेगी, ठीक है, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका, ये हम बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका, और ये जो रसिया है, ठीक है, और ये जो आप बोलेंगे वो होगा आपका यूरोप का। तो यूरोप और रसिया जो हैं आप देख सकते हैं, ये यूरोप और ये रसिया। तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है रसिया का, मतलब यूरोपियन यूनियन का, जो यूरोप का जो पूर्वी क्षेत्र है वो रसिया से ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब हिटलर का फांसीवाद या मुसोलिनी का मतलब हिटलर का नाजीवाद और मुसोलिनी का फांसीवाद जब चरम पर था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उस समय पूर्वी यूरोप के बहुत ज़्यादातर देशों पर हिटलर का मतलब नाजीवाद का या फांसीवाद का क्या हुआ, उन पे आधिपत्य हुआ। अब इन चंगुलों से मतलब फांसीवाद या नाजीवाद से छुड़ाने वाला कौन था? वो था यूएसएसआर, मतलब सोवियत प्रणाली ही थी या सोवियत संघ ही था जिसने इन लोगों को आज़ादी दिलाई। तो इसके कर्जदार बनके, इसके ऋणदार बनके इन्होंने साम्यवाद को या मतलब सोवियत प्रणाली को ज्वाइन किया था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कुछ लोग विचारधाराओं से भी जुड़े सोवियत प्रणाली से, और कुछ लोग उनके क्या मतलब कि आप एहसान कह सकते हैं या उनकी जो मदद है उनके लिए उन विचारधाराओं से प्रेरित होकर भी साम्यवाद से जुड़े। तो इस प्रकार जो है सोवियत प्रणाली का जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है, बहुत देशों का एक गुट बन जाता है सोवियत प्रणाली। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सोवियत प्रणाली बनने के बाद आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध चलने लगता है। ठीक, द्वितीय विश्व खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चलने लगता है, कोल्ड वॉर चलने लगता है। ठीक है, और कोल्ड वॉर में क्या होता है कि दो विचारधाराओं की लड़ाई, मतलब कि पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद। ठीक है, मैंने इसको पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया, पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद ये चलता है, और ये चलता है कहाँ से कहाँ तक, 1947 से करीब 1947 से 1990s तक आप देखेंगे, जब तक कि यूएसएसआर का विघटन नहीं हो जाता। तब इस बीच में क्या होता है कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और दोनों विचारधारा क्या है कि पूंजीवाद जो है हमेशा से एक मुक्त व्यापार, एक लोकतंत्र की बात करता है, एक मतलब कि लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक सारी तरह की समानताओं की बात करता है, और सब में किसको, मतलब कि जनता को, अपने लोगों को वो छूट देने की कोशिश करता है। जो भी देश उसमें शामिल होते हैं पूंजीवाद में, मतलब नाटो संगठन या पूंजीवाद का कह सकते हैं, तो उसमें जो शामिल होता है उसको हमेशा से लोकतंत्र को मानना होता है, और लोकतंत्र के तरीके से ही वहाँ पे शासन चलता है।
साम्यवाद में मैंने बताया शुरू में ही कि राज्य को नहीं मानता है ये, मतलब कि यहाँ पे राज्य नहीं मानता है, मतलब कि यहाँ पे नहीं आपको लोकतंत्र वाली चीज़ होगी, ना आपको मताधिकार होगा, ना आपको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, ना आपको आर्थिक अधिकार मिलेंगे, ना सामाजिक अधिकार मिलेंगे। तो आप इस तरह से एक देश को या मतलब कि एक व्यवस्था को आप नहीं चला सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मानने वाली बात है। बहुत दिनों तक आप अलोकतांत्रिक तरीका से या मतलब तानाशाही तरीके से या मतलब कि कह लें आप बंदिश में रख के, ठीक है, एक लिमिटेशंस में रख के लोगों को आप ये शासन नहीं चला सकते हैं। ये अच्छी बात है साम्यवाद की एक अच्छी बात है कि आप चीज़ों को बराबरी से बांटते हैं, बराबरी से बांटना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कल्पना लोक है, ये मतलब कि कल्पनावादी सोच है कि आप हमेशा से आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप समाज में सबको एक बराबर का अधिकार दे दें और सभी लोग का जो माइंड है या मतलब दिमाग है वो आपके ही मतलब कि एक सर्वोच्च सत्ता के अनुसार चले, ठीक। तो ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिछड़ ही जाएगा, कहीं ना कोई निकल जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आसपास भी, जैसे कि पूर्वी यूरोप के देश हैं, ठीक है, चाहे मतलब पूर्वी यूरोप के जो देश हैं पश्चिमी यूरोप के देश को भी देख रहे हैं, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो मतलब कि और सारे जितने भी पोलैंड है, वो सारे जितने पश्चिमी यूरोप वाले देश हैं वो भी तो ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, वो भी तो यूरोप में ही हैं। तो आसपास भी तो लोगों को दिख रहा है, वहाँ पे भी लोगों को दिख रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से ज़्यादा मतलब क्या है, आज़ादी है उन लोगों को, ठीक है, और ज़्यादा लोगों का मतलब विकास होने की संभावना है उस मतलब कि बाद में, उस पूंजीवाद में या लोकतंत्रवाद में आप जब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे घर करने लगती हैं। और जो रसिया का सबसे जो मतलब कि यूएसएसआर का विघटन का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है मतलब कि एक तरह से हथियारों की होड़ चलती है उस समय, मतलब कि अपने अपने विचारधाराओं में जोड़ने के लिए एक विचारधाराओं की होड़ मतलब कि एक हथियारों की होड़ चलती है कि हथियार जिसके पास होगा वो क्या करेगा, कभी अगर अटैक होता है या तृतीय विश्व युद्ध की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं उस पर वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो इस चीज़ को लेकर भी रसिया जो है अपना ज़्यादातर खर्च जो है, ज़्यादातर व्यय जो है वो सैनिक हथियारों पर करता है, ठीक है, सैनिक हथियारों पर करता है। और इस तरह से जो है यूएसएसआर जो है विघटन की ओर चला जाता है। सामाजिक असंतोष भी आ जाता है उसी में, ठीक है। सामाजिक असंतोष मतलब कि आप कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मतलब कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं जो मुलाजिम है आपको, आप अपनी संपत्ति मतलब कि अपनी संपत्ति को बेच के या मतलब बाहर से कर्ज लेके आप उनकी वेतननामा या अपने उनके अलाउंस मतलब कि उनके जो भत्ते हैं या उनकी जो चीज़ें हैं आप मुहैया करा पा रहे हैं, लेकिन आप पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप पे दबाव होता जा रहा है आपकी सरकार पे। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है 40 सालों में, जो 1950 से 90 का दौर देखेंगे हम शीत युद्ध के दौर में, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। कोई भी चीज़ याद रखिएगा एक लाइन कि कोई भी जो आंदोलन होता है या कोई भी चीज़ का एक बड़े तंत्र का विघटन हो जाना या एक व्यवस्था का विघटित हो जाना, ठीक है, ये 1 साल या 2 साल की बात नहीं होती है, बहुत दिनों से चल रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति, ऐसा नहीं है, देखने में लगता है तत्कालिक कारण जो है कि कुछ कारण ही दिखते हैं आपको तत्कालिक कारण, लेकिन जो है बहुत दिनों से ये आग सुलग रही होती है, ठीक है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी हमारा ऐसे ही चल रहा होता है, आपने इतने दिनों का संघर्ष देखा है, ठीक है, 30, 35, 40 सालों का दौर देखते हैं आप, उसके बाद जाके कहीं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो कि पूरी तरह से क्रांतिकारी और भारत मतलब अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करता है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक ये यूएसएसआर का विघटन जो 1991 में आपको दिखता है जाके, ठीक है, 1991 में दिखता है भले, लेकिन ये चल रहा होता है 40 साल का, जो 40 साल से जो चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है, और जनता आक्रोश में जो आंदोलन करती है और मतलब कि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूएसएसआर के विघटन का। उसके बीच में आप देखेंगे गोर्बाचेव का मैंने नाम लिखा है। गोर्बाचेव कौन है? गोर्बाचेव हैं मतलब कि एक यूएसएसआर का मतलब कि सोवियत संघ की जो प्रणाली है या मतलब कि अब रसिया कह सकते हैं, उसके जो नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं गोर्बाचेव, क्योंकि जब उनको लगता है कि चीज़ें जो हैं पूंजीवाद की ओर, देशों का जो झुकाव हो रहा है वो पूंजीवाद की ओर हो रहा है और साम्यवाद से लोग उब रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को, या मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे गोर्बाचेव जब मतलब कि नेता बनते हैं, मतलब कि जो शासक बनते हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं
कि जो लोग हैं उनमें थोड़ी बहुत जो आसपास की जो पूंजीवाद की चीज़ें हैं, लोकतांत्रिक जो चीज़ें हैं, उनमें भी वितरित करने, मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की जो मैं बात कर रहा हूँ, या मतलब कि अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं, उस चीज़ को लाना चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं मताधिकार को आपको देना चाहिए, कहीं ना कहीं आर्थिक स्वतंत्रता उनके पास होनी चाहिए ताकि वो अपना व्यापार कर सकें, ठीक है, थोड़ा सा बाजार खोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सुधार करने के लिए गोर्बाचेव को जाना जाता है, और गोर्बाचेव इस सब चीज़ों को करते हैं। लेकिन गोर्बाचेव भी कहीं ना कहीं साम्यवाद से प्रभावित हैं, तो पूरी तरह से एक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वो धीरे धीरे चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं साम्यवाद के साथ साथ चलती रहें और हम धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट करें। लेकिन लोगों में जो असंतोष है वो 1990 में जाके करीब 1970-80 में जाके करीब वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो गया होता है। जो संतोष की बात, जो पैशंस की बात करते हैं, धैर्य की बात करते हैं, वो एक ही बार विस्फोटक हो जाते हैं, और विस्फोटक हो गोर्बाचेव की जो नीतियां हैं वो भी नहीं चल पाती हैं। तो गोर्बाचेव के होते हुए भी इतने प्रयास के बावजूद ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है कि गोर्बाचेव की इतनी अच्छी नीतियां मतलब होते हुए भी, उनके प्रयास होते हुए भी यूएसएसआर का जो है, सोवियत संघ का जो है विघटन क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसके बैकग्राउंड को जाने। बैकग्राउंड यही है कि कहीं ना कहीं लोगों में जो है पूंजीवाद की ओर झुकाव, या मतलब कह लें तो लोगों में भी एक जो आशाएं थी यूएसएसआर से या साम्यवाद से, उस चीज़ पर साम्यवाद कभी खरा नहीं उतरा, ठीक है। गोर्बाचेव भी आए, लेकिन उन्होंने उस तरह की जो चेंजेस थी, परिवर्तन जो उन्होंने उनसे आशाएं थी जनता को, वो दिला नहीं पाए। मतलब राजनीतिक अधिकार नहीं दिला पाए, आर्थिक अधिकार नहीं दिला पाए, या सामाजिक अधिकार नहीं दिला पाए। तभी जाके यूएसएसआर का विघटन जो है 1991 में, और आप देखेंगे यूक्रेन, रूस और मतलब कि उस तरह के जो इनके ये होते हैं, देश होते हैं, वही मिलकर एक अनाउंसमेंट करते हैं 1991 में, और कहीं ना कहीं सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो इस तरह से विघटन होता है। विघटन क्यों, ये भी मैंने बता दिया। अब विघटन की परिणतियाँ, मतलब कि जब विघटन होता है सोवियत संघ का 1990-91 में, तो उस समय कौन कौन सी चीज़ें हुई रहती हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़ कि जो मैंने बोला कि शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के जो पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद चल रहा होता है, वो शीत युद्ध की समाप्ति, क्योंकि एक जो है वाद, जो साम्यवाद है, करीब करीब हार मान लेता है, ठीक है, हार मान लेता है 1990 में जाके। तो शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं सफल हो जाता है कौन, पूंजीवाद, लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र में, माने या ना माने, लोकतंत्र में ज़्यादा स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, सारी तरह की समानताएं, सारे तरह के अधिकार, ठीक है। वो मतलब कि पूरा राज्य है उसी चीज़ पे चलता है कि हाँ, जो शासन है वो जनता के, लोगों के हाथ में ही दे देता है। तो इस तरह से लोकतंत्र की जीत होती है और शीत युद्ध की समाप्ति होती है। ये है विघटन की परिणतियों का पहला परिणाम, विघटन जब होता है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गया। अब इसका मतलब क्या है, शक्ति संबंध बदलना मतलब क्या। अब 1950 से 90 के बीच में आप देखेंगे कि शक्तियाँ कहाँ वितरित हैं। 1950 से 90 के बीच में देखेंगे आप, रसिया और अमेरिका के बीच में जो शक्तियां हैं, पूरी शक्तियां, जो विश्व की सारी शक्तियां हैं, वो वितरित हैं। यही दो ध्रुवीय मतलब कि वर्ल्ड की बात होती है, दो ध्रुवीय विश्व की बात होती है। तो रशिया और अमेरिका जो हैं, ये दो ध्रुवीय विश्व होते हैं 1950 से 90 के बीच में। लेकिन 1990 में जैसे ही विघटित होता है यूएसएसआर, सोवियत संघ जैसे ही विघटित होता है, ठीक है, वो रसिया का जो है दबदबा जो है कहीं ना कहीं, या सोवियत संघ का जो दबदबा है, या साम्यवाद की जो दबदबा है, वो खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक पलड़ा जो भारी हो जाता है वो अमेरिका का, ठीक है। और विश्व पटल पर एक ही शक्ति रह जाती है, कि महाशक्ति रह जाती है, शक्ति नहीं बोलेंगे, महाशक्ति की लड़ाई है ये, और महाशक्ति जो रह जाती है वो है अमेरिका, ठीक है। तो विश्व राजनीति में शक्ति जो संबंध बदलता है, वो पूरी तरह से जो पलटा है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद, लोकतंत्र, और मतलब उसके जो प्रणेता मतलब नेता है, या विश्व शक्ति जो है, महाशक्ति है, वो अमेरिका की ओर झुक जाता है। और पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के चपेट में आ जाता है, एक तरह से कहें तो, क्योंकि अमेरिका हर जगह हस्तक्षेप कर रहा होता है। वैसे तो आप देखेंगे 1979 की बात मैं करता हूँ, 1979 जब मतलब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ है, 1979 में आप देखेंगे कि रसिया, ठीक है, रसिया का एक और कारण, मैंने हथियारों का होड़ बताया, उसी में एक चीज़ है, एक मतलब कि एक पॉइंट लिखेंगे आप जब भी लिखेंगे कि 1979 में जो अफगानिस्तान का आप वॉर देखते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान और तालिबान का, ठीक है, आज भी चल रहा है वो वॉर, आज तक चल रहा है। तो ये अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान वॉर में सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है, जो सबसे पहले शामिल होता है, वो यूएसएसआर ही होता है, मतलब कि रसिया होता है, ठीक है, 1979 में।
तो इस तरह से वहां पे उनको ट्रूप्स, वहां पे जो अपने सैनिक जो होते हैं वहां पे भेजना पड़ता है, ठीक है। वहां पे ये मतलब कि ये एक्स्ट्रा खर्च ही तो हुआ। या आप अपने अपने अगर विचारधारा को आप बचा रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के खर्च करने हैं, और ऊपर से आप अपनी जो आर्थिक जो मतलब कि व्यापार है उसको आप खोल भी नहीं रहे हो और देशों के लिए, फिर से आपको राजनीतिक अधिकार भी आपने नहीं दिया है, और ऊपर से सारी जो कमियां हैं, जो बेरोजगारी है, जो मतलब कि असंतोष है लोगों में फैलता जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण था जो कि सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है कि वो दूसरों के लड़ाई में या दूसरों की मतलब कि आंतरिक जो कलह है या मतलब संकट है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो 1979 में ये बहुत बड़ा रीज़न है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलता है और यूएसएसआर का विघटन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं। फिर सोवियत खेमे का अंत में जो बताता हूँ वही हुआ कि 1990 में जाके जो मैंने बोला यूक्रेन, रसिया और सारे देशों ने मिलकर एक अनाउंसमेंट किया 1991 में कि सोवियत संघ का विघटन होता है या मतलब साम्यवाद का विघटन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोवियत खेमे का अंत जब होता है तो बहुत सारे देश, जैसे कि यूगोस्लाविया की बात आती है, तो यूगोस्लाविया जो है 1991 में जाके 21 खंडों में विघटित होता है। उसके बाद आप देखेंगे अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो है चीज़ें सही नहीं रहती हैं। फिर सेंट्रल एशिया जो है पूरा, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया पूरी तरह से तबाह हो गया होता है, उसका भी विघटन मतलब कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है किसका, साम्यवाद का, और रसिया का। कहीं ना कहीं सोवियत संघ में वो जुड़ा रहना चाहता है मध्य एशिया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है ये चीज़, और सोवियत खेमे का पूरा अंत हो जाता है। अब बात करते हैं, सोवियत खेमे का अंत हो गया, सोवियत खेमे का अंत हुआ तो लोग जो देश इसमें इन्वॉल्व थे, सोवियत संघ के साथ थे या सोवियत प्रणाली में थे, ठीक है, सोवियत प्रणाली में थे, वो अब क्या करेंगे। अब उनके पास एक ही चारा है कि वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद या लोकतंत्रवाद या अपनी जो राजनीतिक चीज़ें हैं, चाहे अपनी राजनीति है या अपनी शासन है, वो किस तरह से स्थापित करें। उनके पास सबसे बड़ा समस्या, ठीक है। तो ये समस्या खड़ी होती है और लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए होते हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ी समस्या होती है कि आर्थिक रूप से हम निर्भर कैसे हों। अब इस आर्थिक रूप से निर्भर होने में पूंजीवाद की तरफ लोग लौटते तो हैं, लेकिन आर्थिक रूप से निर्भर होने में उनके पास क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, धन चाहिए। तो धन के लिए शॉक थेरेपी जो है यही है कि जब 1990 में सोवियत संघ का अंत होता है, ठीक है, 1990-91 में, उसी समय जो देश हैं जो कि साम्यवाद से जुड़े हुए थे या मतलब सोवियत संघ से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने देश के जो द्वार हैं, मतलब व्यापार के लिए जो द्वार हैं, वो पूरी तरह से खोल दिए। मतलब कि एक तरह से FTA आज जो नाम होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, उस तरह से साइन करना स्टार्ट कर दिया। FTA की बात करते हैं, या मतलब कि आप कह सकते हैं जो पूंजीपति थे, वहाँ के जो पूंजीपति थे या आसपास के पूंजीपति थे या पूंजीवादी देश के जो पूंजीपति थे, उनको उन्होंने औने पौने दाम पे, मतलब कि जैसे कि आपके पास जो भी संपत्ति है, जो भी लैंड्स हैं, ठीक है, आपने लीज पे देना स्टार्ट कर दिया कम दामों पे, ठीक। जब आपके पास खाने को कुछ नहीं, बेरोजगारी है आपके देश में, आपको संचालन करना है, अब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अचानक से आप मतलब दिवालिया हो गए, तो आप क्या करेंगे, आप अपना जमीन जायदाद जितना भी होगा आप बेच के और उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, या मतलब कि दो टाइम की रोटी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यही करेंगे। तो यही चीज़ जो होती है, देशों के साथ भी समस्याएं आती हैं, और देश जो है औने पौने दाम पे मतलब कि लीज पे देना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी संपत्ति, सरकारी संपत्तियां जितनी है उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज जो है एक वैज्ञानिक ने कहा है, इसको जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया वो दिया शॉक थेरेपी, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया शॉक थी कि अचानक से 1990s में जाके सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं लगा था, इनको लगा था कि जब गोरबाचेव आए थे या मतलब कि धीरे धीरे जो चीजें हैं टैकल कर ले जाएगा साम्यवाद, ठीक है, और साम्यवाद पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, और जो विश्व पटल पर जो दो ध्रुवीय विश्व बना हुआ है वो बना रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1991 में जाकर सोवियत संघ का विघटन होता है और शॉक लगता है लोगों को, और शॉक थेरेपी यहां से आती है। अब शॉक थेरेपी में सबसे बड़ा एक वैज्ञानिक इसका नाम देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल लगता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि इसका एक तरह से व्यंग्य करते हैं, व्यंग्य कह लीजिए, या मतलब कि आप नाम कह लीजिए इस एरा को। 2, 4, 5 साल 10 साल का जो एरा होता है बहुत खतरनाक होता है, विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल, क्योंकि इसको आप अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो इस चीज़ को जानते होंगे कि इंडिया के साथ भी, भारत के साथ भी
ठीक है। सबसे बड़ी समस्या 1990s में ही आती है, 1991 में ही आती है, और इंडिया के पास मात्र और मात्र 10 दिनों का ही अनाज रहता है, या मतलब कि आर्थिक संसाधन रहते हैं जिससे कि वो अपनी जनता के लिए भरण पोषण कर सके। और उसी समय आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, या मतलब कि एफटीए जो मैंने बताया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, या मतलब कि व्यापार के लिए द्वार खोल देना अपने, वो इंडिया भी अपनाता है यहाँ पे। तो इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम होता है। पूरा का पूरा विश्व जो है एक चीज से गुजर रहा होता है, अपने आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से गुजर रहा होता है। तो इस चीज को जो है शॉक थेरेपी कहते हैं, और शॉक थेरेपी का परिणाम यही होता है कि विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल लगता है। गैराज सेल मतलब कि क्या, कि एक गैराज में इतनी चीजें, एक आपने गैराज खोल दिया है, और जितने पूंजीपति हैं, जितने भी लोग हैं जिनके पास मनी है, पैसा है, धन है, दौलत है, जो कि आपके गैराज में आके बोलियां लगा रहे हैं और सस्ते से सस्ते दामों पे आपकी चीजें, जो संपत्तियां हैं, चाहे मतलब देश की जो आपने संसाधन जुटा रखे हैं, कच्चे माल, चाहे जो भी चीजें हैं, वो सबका नीलामी हो रहा है और आप सेल कर रहे हैं। तो इस चीज को शॉक थेरेपी, और इसका परिणाम यही होता है कि आप कहीं ना कहीं आप भूमंडलीकरण की तरफ, या मतलब कि आप कहीं ना कहीं नव उपनिवेशवाद की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज होता है। उसके बाद जो मैंने बोला संघर्ष एवं तनाव, जब एक बार मैंने बोला कि मध्य एशिया में जो है, मध्य एशिया के देश जो चाहते थे कि कहीं ना कहीं साम्यवाद के साथ हम रहें, या सोवियत संघ के साथ रहें, सोवियत प्रणाली के साथ बने रहें, उनके लिए बड़ा झटका था। तो वहाँ पे जो असंतोष फैला, जो वहाँ पे शासन का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला, कि उनको समझ में ही नहीं आया कि हम क्या अपनाएं। किसी देश ने वहाँ पे अपना राजतंत्र स्थापित कर लिया, तो किसी ने तानाशाही, तो किसी ने एक ही हाथ में सारा शासन जो दे दिया। कुछ लोगों ने लोकतंत्र को भी अपनाया, कुछ लोगों ने पूंजीवाद को भी अपनाया, ठीक है। तो इस तरह जो है संघर्ष स्टार्ट होता है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मैंने बताया यूगोस्लाविया का, ठीक है। यूगोस्लाविया अपने आप में विघटित हो जाता है। उसके बाद जो मैंने बताया, आज भी लड़ाई चल रही है अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया। तो इसी चीज़ का कारण है कि उसी समय संघर्ष होता है और विघटित होता है। और अजरबैजान की मैं बात करूँगा, जो आज पेपर में आप आज भी पढ़ेंगे तो आज आपको मिल जाएगा, अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया। तो इनकी लड़ाई जो है आज भी चल रही है, और ये परिणाम है किसका? ये परिणाम है सोवियत संघ के विघटन का ही, ठीक है। ये तनाव जो उत्पन्न हुआ है क्योंकि वहां पे एक प्रांत है कोरबाख करके एक प्रांत है, उस पे जो अधिकार है अजरबैजान अपना बताता है, लेकिन आर्मेनिया को जो सपोर्ट है वो रसिया का है, और अजरबैजान को आज सपोर्ट मिल रहा है टर्की से, मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है अजरबैजान को, ठीक है। तो आज भी वो संघर्ष जो है आज भी संघर्षरत है। आज आप अफगानिस्तान की हालत देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देन है शीत युद्ध का ही, कहीं ना कहीं देन है सोवियत संघ विघटन का ही, क्योंकि वहां पे भी महाशक्ति एक हो जाती है अमेरिका, और अमेरिका कहीं ना कहीं दबदबा अभी तक आज तक जो है अफगानिस्तान में तालिबान में जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है वहां पे रसिया, ठीक है, और अमेरिका आज के दौर में। तो ये सब जो चीजें हैं संघर्ष तनाव की ही चीजें हैं, चाहे वो आप ईस्ट एशिया की बात, वेस्ट एशिया की जो बात करेंगे, ठीक है, जो मतलब ईरान, इराक, चाहे जितने भी जगह पे जो तनाव चल रहा है वो सारा का सारा जिम्मेदार जो है वो है अमेरिका या रसिया, कहीं ना कहीं जिम्मेदार, इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं सब जगह जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं। तो इस तरह संघर्ष एवं तनाव की स्थिति पूरे विश्व में चल रही होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी दौर में, मैंने एक चीज बता दिया है पहले ही कि उसी दौर में आप देखते हैं कि भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है वो चल रहा होता है। तो इसी दौर में जो अपना भारत का क्या होता है कि भारत का जो 40 सालों में 1950 से 90 में जो शीत युद्ध में मैंने बताया था पहले ही, मैंने पिछले क्लास में बताया है कि नैम चल रहा होता है, गुड़ निरपेक्ष आंदोलन। तो उसी बीच ये आपके चैप्टर में है एक पॉइंट कि भारत और रसिया का किस तरह से, सोवियत संघ का किस तरह से क्या होता है, विदेश नीति चलती है। तो भारत और सोवियत संघ की विदेश नीति, वैसे तो भारत जो है आपको पता है कि ना वो पूंजीवाद का समर्थक होता है, नहीं किसका, नहीं साम्यवाद का, सोवियत संघ का संबंध लिखूंगा, लेकिन नहीं चल रहा होता है, मतलब किसी को सपोर्ट नहीं करता है, ना पूंजीवाद को ना साम्यवाद को। लेकिन फिर भी 1971 में एक दौर आता है जब भारत को
ज़रूरत होती है किसी एक महाशक्ति की। क्यों? क्योंकि उस समय लड़ाई हो रही होती है कहाँ? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जब मतलब कि आपको पता है जब आज़ादी मिलती है तो पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान एक जगह नहीं हो पाता है। एक पूर्वी पाकिस्तान आज जो आप देखते हैं बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, और एक आप देखते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब कि आज आप जो देखते हैं अपना लाहौर वगैरह जो आज पाकिस्तान है जो ओरिजिनल, वो पाकिस्तान, और एक पूर्वी पाकिस्तान भी पहले था। ये दोनों मिलकर ही मतलब जो आज बांग्लादेश है वो और आज का पाकिस्तान, वो दोनों मिलकर पूरा पाकिस्तान होते थे। लेकिन कुछ कारणों से, मतलब बहुत सारे कारण हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा कभी किसी चैप्टर में, लेकिन उन कारणों से क्या हुआ कि 1971 में एक खूनी संघर्ष होता है और पश्चिमी पाकिस्तान जो होता है, जो आज का पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश पे मतलब आज अपने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करता है और वहाँ के लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? पूर्वी बंगाल तो वो था, और पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान को दे दिया गया था, जबकि पश्चिमी बंगाल जो था हमारे पास था, मतलब भारत के पास था, आज भी है, कोलकाता जिसकी राजधानी है, ठीक है, ममता बनर्जी जहाँ की सीएम है, तो वो जो है भारत के पास था। लेकिन जो पूर्वी बंगाल था वो किसके पास था? पाकिस्तान के पास। जब अत्याचार होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, बांग्लादेश पे, आज जो बांग्लादेश है उस पर अत्याचार होना स्टार्ट हुआ वहाँ के लोगों पर, तो वो लोग कहाँ आ गए? बॉर्डर क्रॉस कर करके भारत में, मतलब कि पश्चिमी बंगाल में आना शुरू कर दिए। अब भारत की स्थिति जो है वहाँ पे बिगड़ती चली गई, और उस समय जो प्रधानमंत्री थी कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास तो इतनी शक्तियाँ नहीं हैं, या मतलब कि कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए। जो महाशक्ति है आज के दौर में, शीत युद्ध चल रहा है, और आज के दौर में जो महाशक्ति है अमेरिका या मतलब कि रसिया की बात करें तो हेल्प लेते हैं। तो वही हेल्प लेने के लिए वो अमेरिका जाती हैं, ठीक है, सबसे पहले अमेरिका जाती हैं और बात करती हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए इन लोगों को मतलब कि शांत कराने में, या मतलब कि इन लोगों को रोकने में। लेकिन अमेरिका वहाँ पे मना कर देता है। उसी यात्रा पर वो फैसला लेती हैं और वो डायरेक्ट पहुँच जाती है कहाँ? यूएसएसआर, मतलब रसिया आप बोल सकते हैं, या सोवियत संघ के पास पहुँचती हैं और उनसे हेल्प मांगती हैं। और वहीं पर सबसे पहला करार जो होता है सोवियत संघ से हमारा 1971 में, 1971 से 91 के बीच में, ठीक है, 20 साल का एक करार होता है, जिसमें कि हम रसिया जो सोवियत संघ जो है बोलता है कि हम आपको मतलब कि आप पे जब भी मतलब कि प्रॉब्लम्स आएगी, मतलब कि आपके देश पर जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि जो अमेरिका है वो सपोर्ट कर रहा था किसको? पाकिस्तान को। और वहाँ पे साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद यहाँ पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि पूंजीवाद जो सपोर्ट कर रहा था किसको? पाकिस्तान को। और वो सातवां बेड़ा जो होता है अमेरिका का, वो भी कहीं ना कहीं चल पड़ा था। रसिया ने भी अपनी सेनाएं भेजी यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि अपने बे ऑफ बंगाल में आप कह सकते हैं, बे ऑफ बंगाल में भेजी और अपनी नौसैनिक सेवा, और भारत कहीं ना कहीं उस चीज़ को टैकल करने में सफल हुआ और हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बच गए। और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं आज़ाद हुआ और बांग्लादेश के नाम से आज ये है। तो आज इस चीज़ की भी खुन्नस रहती है पाकिस्तान को कि हमने कहीं ना कहीं बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, या मतलब पूरी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में हमने हेल्प की थी, ठीक है। जो भी हो, लेकिन भारत और सोवियत संघ की जो संबंध का जो शुरुआत है वो 1971 में हो जाता है। और आज भी रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध है। आज भी इंद्र अभ्यास होता है, आज भी अच्छे जो लड़ाकू विमान है MiG-29 वगैरह, भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से ली जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों का हम लोग आयात करते हैं। तो इस तरह से ऊपर से सांस्कृतिक संबंध भी कुछ हैं हमारे, मतलब कि सोवियत संघ के साथ, किसी भी देश के साथ। आप याद रखिएगा जब भी संबंध के बारे में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे राजनीतिक संबंध, ठीक है, राजनीतिक संबंध लिखेंगे। किसी भी देश के साथ अगर विदेशी संबंध आपका संबंध आता है तो आपको राजनीतिक संबंध। दूसरा आप लिखेंगे आर्थिक संबंध, ठीक। एक लिखेंगे आप सामाजिक संबंध या सांस्कृतिक कह सकते हैं, सांस्कृतिक संबंध। ठीक, तो इस तरह से आप राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध सबके बारे में लिखेंगे जब भी आपको संबंध बारे में, मतलब कि किसी भी देश के साथ भारतीय संबंध के बारे में लिखने आएगा। तो राजनीतिक संबंध मैंने बताया, आर्थिक संबंध मैंने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर आयात होता है भारत के साथ, रसिया का निर्यात भी हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स का करते हैं, बहुत सारे चीज़ों का। और ऊपर सांस्कृतिक संबंध तो है ही, क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत हद तक रशिया में बहुत सारी मूवीज़ या बहुत सारे गाने वहाँ पे भी, मतलब कि घर घर में चलाए जाते हैं, वहाँ पे भी सिनेमा हॉल में, ठीक है। और इसके साथ साथ
हम लोग अच्छा संबंध है हमारा रसिया के साथ, एक बहुत अच्छा मित्र, मतलब बहुत अच्छा मित्र है हमारा रसिया। तो इस प्रकार चलता है हमारा सोवियत संघ के साथ संबंध चला उस समय और आज भी चल रहा है रसिया के साथ। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है आपका खत्म होता है और दो ध्रुवीयता का अंत खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में जो होगा मतलब पढ़ा जाएगा, लेकिन आज जो चल रहा है वो एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ध्रुवीय वर्ल्ड हो गया है। लेकिन आज जो प्रत्यक्ष लड़ाई है वो आप देखते हैं अमेरिका वर्सेस चाइना हो गया है। एक तरह से आप शीत युद्ध का अंत यहाँ 1990 में कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टार्ट होता है और आज के दौर में जो चल रहा है शीत युद्ध ही कह सकते हैं। उसका नाम लोग ट्रेड वॉर दे रहे हैं, ठीक है, व्यापारिक युद्ध, लेकिन मैं बोलूंगा उसको द्वितीय शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है। या दो ध्रुवीयता जो है आज विश्व जो है दो ध्रुवीय विश्व, वो कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द सारी दुनिया की राजनीति चल रही है। तो इस तरह से खत्म होता है आपका चैप्टर। तो पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके।